तो अब आगे चलते हुए अब हम स्टिलनेस फ्लोइंग जो अजान चाह ये हैं जिनकी ये बायोग्राफी है जो अजान जयसारो ने लिखी है। अजान चाह एक थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन के टीचर हैं जिनका ये ट्रेडिशन अरण्य विहार ट्रस्ट और इससे जुड़ा हुआ संघ फॉलो कर रहा है। और अजान जयसारो एक ब्रिटिश ओरिजिन के पर्सन हैं जो कि थाईलैंड में अजान चाह के ट्रेडिशन में ऑर्डेन हुए और काफ़ी एक रिनाउंड टीचर हैं। थाई रॉयल फैमिली को भी ये सपोर्ट करते हैं और इसके अलावा एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। काफ़ी एक एक्सीलेंट स्कॉलर हैं। तो इनकी ये जो जीवनी है अजान चाह की, ये एक मैं अपनी एक बार के लिए स्क्रीन शेयर करना बंद करूंगी तो आपको बताती हूँ। 800 पेज बुक, 800 पेजेस की ये बुक है। मैं दीपक जी को इनवाइट करूंगी। दीपक जी भी ट्रस्टी हैं और हमारे ट्रेजरर भी हैं। इसके अलावा ये भी एक फाउंडिंग मेंबर है और इनका भी बहुत योगदान है। सर के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और जितनी भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के द्वारा लोगों तक जानकारियां पहुंचाई जा रही है वो इसके लिए उसमें ये बहुत आगे हैं। तो दीपक जी, ओवर टू यू फॉर स्टिलनेस फ्लोइंग। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। ओके। सो आज जो हम पर्टिकुलर सेक्शन, ये पूरी किताब है जिसका हम काफी भाग पढ़ चुके हैं और काफी भाग हम अभी बचा हुआ है। तो इस जो पूरी किताब है, इसका हम जो पर्टिकुलर सेक्शन हम पढ़ रहे हैं वो समन्ना करके एक सेक्शन है। दीपक जी अपनी शक्ल में दिखाई है। क्या कह रहे हैं? कैमरा ऑन करिए दीपक जी। अच्छा, एक सेकंड सर। एक सेकंड। ओके। शायद आप मुझे देख पा रहे होंगे। एक सेकंड दे दीजिए। ओके। तो हम जो पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ रहे हैं, वो आज जो शुरू कर रहे हैं वो सेक्शन है समन्ना। एंड उसका स्टार्ट करने से पहले अगर हम एक मतलब जानना चाहें तो हिंदी में श्रवण शब्द, इस संस्कृत में श्रवण शब्द से इसे कहा जाता है। एंड जो असली में मतलब शायद निकल के आता है कि जो शायद अपना घर बार छोड़ के अपनी जो ऑर्डिनरी लाइफ है उसको छोड़ के अलग से मतलब रिलीजियस पर्पस से रहना चाहता है। और जनरली आई थिंक अगर हम भगवान बुद्ध के टाइम की बात करें या उससे पहले की टाइम की बात करें तो जो कि प्राय जंगलों में जाके जो भी योग साधना करते थे। तो भगवान बुद्ध की वाणी के अंदर भी श्रवण वर्ड, समन्ना वर्ड बहुत बार आता है। एंड इसको भगवान बुद्ध इस तरह से कहते हैं, अगर जैसे जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है अगर मैं उसको पढूं, will practice the way of samanna with integrity so that our designations will be true and our claims accurate, so that the services of those robes, arms, food, lodging, medicinal requisite will be using will bring them great fruit and benefit, so that our gone forth will not be barren and but fruitful and fertile. ये जो पर्टिकुलर जो मैंने समन्ना शब्द का जो
मतलब आपको इंग्लिश में पढ़ के बताया है, ये भगवान बुद्ध के मजमे निकाय के सुत्त नंबर 40 में आता है। तो इसी ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये इसी समन्ना वर्ड के ऊपर आधारित है। और इस समन्ना वर्ड के ऊपर अगर हम वर्ड को थोड़ा और ध्यान में देखें, जो जनरली पहले जिस तरीके से समन्ना वर्ड आमतौर पे हमारी वैदिक भाषा में जिस तरह से यूज होता था, वो एक उसको एक समन्ना या श्रमण वह होता था जो शायद रेक्लूज या कंटेम्पलेटिव होता था। रेक्लूज माने जो कि वैरागी है, कंटेम्पलेटिव माने जो कि अ, जाके योग साधना करता है, ध्यान करता है। एसेटिक वर्ड यहाँ पे आ रहा है जो कि एक योगी है। और ये सब दीपक जी दीपक सर। श्रमण का मतलब इस बड़ा सिंपल सा है, जो श्रम के द्वारा मुक्ति का मार्ग पकड़ता है। तो श्रमण और ब्राह्मण परंपरा दो मानी जाती थी। श्रमण वाले जो एफर्ट करते हैं, जो जैसे जैन परंपरा में या बौद्ध परंपरा में, दूसरे ब्राह्मण माने जाते थे जो पढ़ के ज्ञान मार्ग से मुक्ति की ओर काम करते हैं। उस सेंस में डिफरेंस माना जाता यस। तो आगे जैसे अगर हम बढ़ें तो लुआंगपो जनरली जो वर्ड है वो पाली का जो सॉरी थाई लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब होता है कि मोर लाइक ए रिस्पेक्ट में, मोर लाइक ग्रैंडफादर, और रिस्पेक्ट जो दी जाती है। तो यहाँ पे जो लुआंगपुर वर्ड यूज हो रहा है, ये अजान चा के बारे में यूज हो रहा है। अजान भी वर्ड हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। अजान का थाईलैंड में मतलब होता है टीचर। तो क्योंकि ये जीवनी अजान चा के बारे में है, तो लुआंगपुर या अजान चा हम एक्सचेंज करके यूज कर सकते हैं। तो लुआंगपोर इस वर्ड को, समन्ना वर्ड को जिस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वन हुज माइंड इज एट पीस, जिसका मन जो है एकदम जिसके मन ने शांति प्राप्त कर ली है। और भगवान बुद्ध के टाइम पे जो समन्ना वर्ड जिस तरह से भगवान बुद्ध ने बोला कि या यूज हुआ कि अबेंडन देयर कास्ट आइडेंटिटी एंड हाउस होल्डर लाइफ, जो बेसिकली अपने जो भी जाति है उसको छोड़ के, घर बार को छोड़ के चले गए। एंड इस कॉन्टेक्स्ट में बुद्धा की टीचिंग में जो हमने ऊपर अभी श्रमण वर्ड के बारे में पढ़ा कि जो अपने भिक्षु के जो कपड़े हैं, या भिक्षु का जो खाना मिलता है या जहाँ वो रहता है, या भिक्षु को जो मेडिसिन वगैरह का जो बेसिक नेसेसिटी है वो प्राप्त होती है, वो उसको ये सब इसलिए यूज करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट इन कंफर्मिटी। इन सब को वो यूज करता है टू फॉरवर्ड, किस तरीके से अपना जो मॉन्क का लाइफ है उसको आगे अ, जी पाए। एंड इसमें जो अजान चाप की टीचिंग में वो एक चीज जो खास तौर से बार बार अपने मोनेस्ट्री में जो बाकी मॉन्क्स थे उनको बोलते थे कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप किस लिए मॉन्क बने हो। आपने जो ये एक नई तरह की आइडेंटिटी ली है जिसके अंदर आप अपना घर बार छोड़ के आए हो, वो क्यों है, किस कारण से है, वो उन चीज को बार बार याद दिलाने की कोशिश करते थे। एंड इसमें वो बार बार माउस को ये प्रेरित करते थे कि आप जो अपने आप, जब आप एक नॉर्मल हाउस होल्डर लाइफ में रहते थे, अपने आप को एक पर्टिकुलर नाम से जानते थे, आपके रिश्तेदार थे, आपका एक तरह का एक जिस माहौल में आप रहते थे उससे अपने आप को डिस्टेंस कर पाए और अपने आप को समझ पाए कि आप इस लाइफ में जो जो आप जी रहे हो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या गोल्स हैं एज ए मॉन्क। और ये सब चीज़ों में अल्टीमेटली
जो करा जाता है उसका असली कारण यही होता है कि क्या हम अपने अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड ला पाए कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम है, हमारे भले के लिए है और इवेंचुअली समाज के भले के लिए। इसमें कोई ईगो की या इसमें कोई किसी को हानि पहुंचाने की दुर्भावना नहीं है, बट कि सेंस ऑफ प्राइड ये है कि ये एक तरीके से आपको आपके आगे का जो ध्यान का मार्ग है उसमें मदद कर पाए। एंड जो श्रवण है उसको अल्टीमेटली भगवान बुद्ध के बताए हुए ये तीन जो रास्ते हैं, थ्री फोल्ड ट्रेनिंग, शील, समाधि और प्रज्ञा पे आगे बढ़ना है। और अल्टीमेटली जिस तरीके से अजान चा बताते हैं कि विक्ट्री ओवर योरसेल्फ, और इतनी प्रैक्टिस करो कि यू अचीव कांस्टेंट विक्ट्री ओवर योरसेल्फ। तो इसमें एक्चुअली ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किस तरीके की विक्ट्री की बात हो रही है। और इसमें पर्टिकुलर जो एक अहम वर्ड ये भी आता है कि कांस्टेंट विक्ट्री। कांस्टेंट मतलब हमेशा अपने ऊपर जीत पा सको। इसमें जो जीत पाने का अर्थ है वो आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही है कि अ, साधारणतः हम अपने जैसे मन के जो भी करेंटली मन में चलता है, मान लो कि अगर आप खुश हैं, अगर आपको कोई अच्छी बात कहता है तो आप खुश हैं, और अगर कोई आपको कोई बुरी बात कहता है तो दुखी हैं। तो इसका मतलब जो है आपकी अपने ऊपर एक तरह का कंट्रोल नहीं है, आपकी अपने ऊपर एक तरह का संयम नहीं है। बट जिस तरीके की ट्रेनिंग एक मॉन्क को दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि वो जो चाहे सिचुएशन ऐसी है कि सामने वाला बंदा आपको अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है, उस समय कितना आप अपने आप को उस संयम में रख पाते हैं और उस संयम से अपने आप को आगे प्रैक्टिस कर पाते हैं। एंड ये मुझे लगा कि ये जो हम विक्ट्री ओवर योरसेल्फ की बात कर रहे हैं, इसमें जो मन का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसमें धम्मपद का जो सबसे पहला दूसरा वर्स है उसमें यही कहा जाता है कि माइंड precedes ऑल स्टेट्स, माइंड इज द चीफ, they are all mind-trod. If the mind is pure and the person speaks rap, अगर एक प्योर माइंड से बेसिकली पर्सन काम करेगा तो अल्टीमेटली खुशी और आगे सुख ही उसको मिलेगा। तो ये जो विक्ट्री है ये विक्ट्री है एक तरह से अपने मन के ऊपर विक्ट्री की जो बात थी उसको कही गई। और आगे बढ़ते हुए जिस तरीके से जो यहाँ पे जो पर्टिकुलर वर्ड्स आ रहे हैं वो अजान खेम धम्मों के आ रहे हैं, उसमें भी वो यही बात कह रहे हैं कि आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि ना आप जो मॉन्क बने हो ये कुछ पाने के लिए नहीं बने हो, ना आपको कुछ अपना नाम कमाना है या आपको कुछ स्टेटस चाहिए या इवेंचुअली आप कुछ चाहते हो कि लोग आपको पहचाने। बट आपको अपने अंदर की जो डिफाइलमेंट्स हैं किस तरीके से उनको फेस करना है और किस तरीके से अपनी डिफाइलमेंट्स को ऊपर आपको विजय पानी है। एंड अगर आगे बढ़े तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपका जीवन का एम यही है कि आपको खुश रहना है, जीवन में मज़े करने हैं या एक आसान लाइफ जीनी है, या आपको ऐसा खाना खाना है जो आपको पसंद है, या आपको लाइफ में भौतिक सुखों को एंजॉय करना है, देन उस समय आपको अगर आपके लाइफ में यही एम है तो मॉन्क बनने की जरूरत नहीं है। तो इसको अगर हम रिवर्स करके भी देखें तो मॉन्क लाइफ में जो मॉन्क्स होते हैं उनकी अल्टीमेटली यही ट्रेनिंग होती है कि जिस तरीके का उनको खाना मिला है वो खाना वो एक्सेप्ट करते हैं, जिस तरीके की उनको सुविधा मिली है उस सुविधा को एक्सेप्ट करते हैं।
विदाउट एनी कंप्लेनिंग एंड विदाउट एनी ग्रजेस, मन के अंदर कुछ गलत भाव रखना। एंड दूसरा, एक और जिस तरीके से एक मॉन्क को सिखाया जाता है कि आप बेसिकली अपने आप को एक तरह से जैसे हम कहते हैं कि कई बार अपने आप को हवा में उड़ने से बचाने के लिए या अपने पाँव वापस जमीन पे लाने के लिए, तो जिस तरीके से हम कहते हैं कि आप क्यों मॉन्क बने हो, आप क्या क्यों ये काम कर रहे हो, किस किस लिए आपने अपने बाल मुंडाए हैं, किस लिए आपने ये भगवा कपड़े धारण करे हैं, आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्यों ये सब कर रहे हैं। तो आई थिंक ये सब चीज़ों का बार बार अगर एक मॉन्क अपने मन में ध्यान रखता है तो वो आगे धर्म में प्रोग्रेस कर पाएगा। एंड इस तरीके से जैसे आगे ये कहा जा रहा है कि अगर आप खाली मॉन्क अपनी एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग को ही फॉलो करता रहेगा तो वो एक जो है हमेशा एक डिजास्टर ही होगा। वो कभी मॉन्क में अपने साधना के अंदर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसको एक उदाहरण की तरह इस तरीके से कहा गया है कि अगर आप एक मछुआरे हैं और हमेशा आप पौंड में जाके ऐसी जगह पे जाके अपना जाल फेंकते हैं जहाँ पे मछली ही नहीं है, तो आपको कभी कोई मछली मिलेगी नहीं, क्योंकि वहां पे तो कुछ थी ही नहीं। तो इसी तरीके से उसको कहा गया है कि अगर आप अपनी लाइक और डिसलाइक को ही फॉलो करते रह गए तो आप अपने मॉन्क जीवन में शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी को ही वाइज एफर्ट के रूप में देखा गया है। और इसमें और तरीके के उदाहरण जैसे दिए जाते हैं कि अगर हम मॉन्क्स को भी एनकरेज करा जाता है कि आप ग्रेट टीचर्स की जो आप जिस परंपरा के हैं उस परंपरा में जो भी आपके पास में बड़े गुरु रह चुके हैं जिनको सब लोग मानते हैं, आप उनकी जीवनी पढ़िए और आप उन जीवनी से समझिए कि उनके जीवन में वो जब मॉन्क का जीवन जी रहे हैं तो किस तरीके का व्यवहार करते हैं लोगों से, किस तरीके का आचरण करते हैं। फिर उसको अपने आचरण से कंपेयर करके देखिए कि किस तरीके किस तरह का फर्क है आपके उस आपके आचरण में और क्या आपकी कमी है, तो उस कमी को आप दूर कर पाए। तो ये सब तरीके जो हैं बेसिकली एक मॉन्क को बताए जाते हैं कि किस तरीके से एक जो मॉन्क है वो किस तरीके से करता है। एक सेकंड दीजिए, मैं ओके। तो ये सारे तरीके बताए गए कि किस तरीके से जो एक मॉन्क जो है अपनी ट्रेनिंग कर सकता है। तो दूसरा एक और तरीका जो अजान अजान चाह जो अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं, वो एक ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि माइंड जो है वो तो दुनियादारी की चीज़ों में घुसे जा रहा है। मान लो कि आपको अपने पुराने जीवन की बात याद आ रही है, वो रुक ही नहीं रहा है, तब आपको एक तरीके का फोर्स लगाना पड़ेगा कि उस फोर्स के बल पे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओ। तो उसको अगर कहते हैं कि अपने आप अपना पोस्चर चेंज करो और अपने आप को रोको कि आप उस तरह की बातें ना सोचो ताकि आपका मन अपने कंट्रोल में आ जाए। तो एज ए श्रवण जो मॉन्क है उसको बेसिकली ये बेसिक चीज़ें तो करनी ही पड़ती हैं। इसके अलावा जो हम बाकी साधना है और जो बाकी ट्रेनिंग है वो इसके अलग है। एंड जस्ट ए सेक एंड या सो हमारे पास अभी 10 मिनट और है, तो मैं अगले सेक्शन की तरफ बढ़ता हूँ। तो अगला जो सेक्शन है मार्वल ऑफ इंस्ट्रक्शन और मोड्स ऑफ टीचिंग। तो मार्वल ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो रेफरेंस है वो भी इसी तरफ जा रहा है कि अजान चा की जो टीचिंग है
वो किस तरीके की है, और तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम जान चाह किस तरीके से अपनी मोनेस्ट्री में मॉन्क्स को टीचिंग देते थे वो बताया गया है। एंड एक चीज जो आई थिंक कहनी जरूरी है वो इस बुक में हमें बताई जा रही है कि जो प्रिंटेड बुक्स हैं जो हम आज अजान चा की टीचिंग पढ़ते हैं, जो कि ओरिजिनली थाई लैंग्वेज में दी गई और फिर बाकी बाकी भाषाओं में ट्रांसलेट करी गई, बट उसके अलावा भी एक जो टीचिंग्स थी जो वो साधारणतः अपने मॉन्क्स को दिया करते थे, वो टीचिंग शायद कभी भी मिलती थी, इन द सेंस कि अगर कभी कोई मॉन्क कुछ गलती कर रहा है तो वहाँ पे उसको बोल दिया जाएगा, या कभी कोई मॉन्क को टीचिंग अपनी मेडिटेशन में साधना में कोई दिक्कत हो रही है तो वो शाम के समय अजान चा की कुटी में जाके उनसे वार्तालाप करके समझ सकता है कि उनको जो दिक्कत हो रही है साधना में वो कैसे दूर करें, और उस तरह की जो टीचिंग है वो कभी बुक की फॉर्म में कैप्चर नहीं हुई है। तो जो हमारे पास जो पब्लिक टीचिंग है वो एक तरह से लिमिटेड है, इन द सेंस कि वो खाली पब्लिक है जो बाकी लोगों को दी गई है। तो जो लोग उस टाइम के हैं जो अजान चा से जिन्होंने टीचिंग ली, उनका एक अपना ही एक्सपीरियंस है अजान चा के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से अजान चा ने उनको चीजें दिखाया। एंड अल्टीमेटली मैं एक बार ये सेक्शन पढ़ देता हूँ। Luangpo's most powerful teaching for those who lived with him was arguably not what he said or even what he did, but what he was and what who he was perceived to be। तो आई थिंक इस सेक्शन में जो एक चीज जो और निकल के आती है कि अजान चा खुद भी काफी लंबे वर्षों तक अकेले साधना कर चुके हैं, और अब इस मुकाम पे थे कि जब वो मोनेस्ट्री में बाकी भिक्षुओं को साधना देते थे और एक मोनेस्ट्री चला रहे थे। बट तो उनका जो आचरण था वो इस तरीके का था कि अ, लोग देख पाते थे कि वो किस तरह से लाइफ में अपनी मोनेस्ट्री में बिहेव करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अजान चा ने एक अलग तरीके से बोला या अलग तरीके से बिहेव करा, और खुद वो मॉन्क्स को एक अलग तरीके से बिहेव करने के लिए कह रहे हैं या अलग तरीके से साधना करने के कह रहे हैं। तो अजानचा खुद मॉन्क्स के सामने एक जीता जाता उदाहरण थे, जिसने अपने जीवन में एक दुखों को अंत किया, जिसने अपने दिमाग मन की शक्ति से जो अपने साधना में जितनी भी कठिनाइयां आई हैं उनसे उन दुखों को दूर किया। एंड इस चीज से जो बाकी मॉनेस्ट्री में मॉन्क्स थे उनकी जो फेथ है, उनका जो टीचर के प्रति फेथ जो है वो काफी स्ट्रांग होता है। एंड इसमें एक चीज और भी हमें बताई जाती है कि कई महान व्यक्ति जो मान लेते हैं कि साधारणतः कम बोलते थे या हमेशा ज्यादा चुप रहते थे, तो जब वो साधना के बाद एक ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं कि मुक्त होते हैं, तो उसके बाद भी उनका जो बेसिक स्वभाव है वो वैसा ही रहता है। तो वो महान व्यक्ति अ, अ, उस मुकाम के बाद भी वो अपनी जो लाइफ है वो एक शांति में जीते हैं, और वो एक तरह से लोगों के आसपास रहते हुए भी इनविजिबल से होते हैं कि ज्यादा ना किसी को परेशान करते हैं ना ज्यादा किसी से बात करते हैं। बट इस कॉन्टेक्स्ट में अजान चा एकदम उल्टे थे। बचपन में भी वो काफी इम्प्रेसिव थे। जो उनकी दोस्तों की मंडली होती थी उसमें वो एक लीडर की तरह आते थे और उनके साथ वो खेल खेलते थे। तो एक एज ए
लीडर निकल के आते थे। और जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है वो एक तरह का ना आपको उनकी बातें जो थी वो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में लगती हैं कि आपको मोह लेती हैं। तो जब वो अजान चा मॉन्क्स को ट्रेनिंग देते थे तो उस समय भी उनका जो एक बेसिक नेचर था वो वही था कि मॉन्क्स जो थे उनसे एक तरीके से इम्प्रेस हो जाते थे और वही मदद करता था फेलो मॉन्क्स को सीखने में और अपनी ट्रेनिंग देने में। और इस में एक चीज और आती है कि भगवान बुद्ध ने जो मॉन्क्स को बोला या एक टीचर को बोला है कि आप अपने टीचर को एक गुड फ्रेंड और कल्याण मित्र की तरह देखें जो कि आपको इंस्पायर करता है। एंड उसी तरीके से अजानचा को अगर जब फेलो मॉन्क्स ने देखा कि ये अगर उनको गलत काम के लिए डांटते भी हैं या उनको पुश करते हैं कि आप कठिन साधना करें तो जब वो उन्होंने उसको एक कल्याण मित्र की तरह समझा के वो उनकी मदद के लिए ये कह रहे हैं तो फेलो मॉन्क्स के लिए वो चीज़ें काफ़ी आसान हो गई। एंड जैसे कि उदाहरण के लिए आता है कि वो काफी कोशिश हमेशा यही बोलते थे कि आपको एक क्षण भी खराब नहीं करना है, हर क्षण में आपको कोशिश करनी है कि आप प्रैक्टिस करें। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो आपकी कुटी के साथ जो वॉकिंग मेडिटेशन का पथ है उस पे ही चले। और जब हम देखते हैं कि वो खुद भी जब खाली समय होता था तो वो भी खुद भी वही कर रहे होते थे। अपने कुटी के बगल में जो वॉकिंग मेडिटेशन का पाथ है तो वो अपने आप में बहुत प्रेरित करता है कि जो वो कह रहे हैं वही वो कर रहे हैं। एंड जो जैसे ये कहा जा रहा है कि फीलिंग ऑफ फेथ लव डिवोशन रिस्पेक्ट रेवरेंस तो ये हर तरह के इमोशंस हैं वो सब उस समय बाकी भिक्षुओं में आते थे अजान चा के प्रति जो कि इवेंचुअली मदद करते थे उन लोगों को इवेंचुअली सीखने में और लर्निंग में। एंड एक चीज जो वो चीज जो जैसे अजान जो ने बताया उस समय वो अजान साहब से जब सीखते थे कि उनकी टॉक्स जो थी वो ग्रिपिंग थी और आधा जीवन उनके उस टॉक के भी इतना समय बाद भी वो अभी भी जब भी उनको वो बातें याद आती हैं तो कितना उनको वो पावरफुल लगता है वो बातें। एंड अ, एक चीज और जो आई थिंक अकांक्षा के बारे में आई थिंक ये कही जा सकती है कि वो अपनी टॉक देने में कभी थकते नहीं थे ना कभी ऐसा हुआ कि उनके पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं आ रहे। और वो इस तरीके से उन्होंने अपने फेलो मॉन्क्स को ट्रेन किया कि वो एज स्मूथ एज ड्रम स्किन इन द सेंस के मान लेते हैं जैसी जो हमारी ढोलक होती है जो उसके ऊपर जिसपे हम बजाते हैं वो एकदम चिकनी सी चीज होती है एकदम फ्लैट स्मूथ सरफेस होती है तभी उस पे वो आवाज निकल पाती है। तो बेसिकली वो अगर हम अपनी हिंदी भाषा में करें तो या मे बी पीट पीट के सीधा कर दिया मतलब इज नॉट पीटना इज नॉट इन दैट सेंस बट इन द सेंस के मेहनत कर करके उन्होंने अपने भिक्षुओं को ट्रेनिंग दी। एंड इसमें ये भी जैसे कहा जाता है कि जैसे मैंने बोला कि अ, समय के हिसाब से वो टीचिंग देते थे। जैसे कि अगर कोई आसपास गांव के लोग आए हुए हैं और साथ में अगर कोई मॉन्क्स बैठे हैं तो वो एक अलग तरह की बात कर रहे होंगे। अगर उन्हें लगेगा कि खाली ले पीपल जो साधारण लोग आए हुए हैं खाली उनसे बात करनी है तो वो मॉन्क्स को भेज देंगे। और अगर वो खाली अगर मॉन्क से बात कर रहे हैं तो वो एक अलग तरीके से बात करेंगे। और आप कभी उस जिस अगर आपने बार बार भी उनकी बातें सुनी तो कभी उससे आप बोर नहीं होंगे। एंड
एंड एक चीज जो दीपक उनकी, जी, क्या यहाँ पे हाँ जी, पॉज ले सकते हैं? वी वांट टू स्टॉप नाउ। हाँ, अगर हम यहाँ पे पॉज ले लें, नेक्स्ट वीक हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। श्योर। थैंक यू वेरी मच। अजान चाह की ये जो बायोग्राफी है ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो इसे जब पढ़ते हैं तो मन में इंस्पिरेशन भी जागता है, धम्म संवेग जागता है और बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। सो दीपक जी, थैंक यू वेरी मच टू टेक अस थ्रू दिस। ये जो सेक्शन पढ़ रहे थे ये मंक्स को जो ट्रेनिंग है उस पे आधारित था, लेकिन बहुत सारी बातें इस जीवनी में इस बारे में भी हैं कि कैसे अजान चाह ने ले लोगों को, गृहस्थों को, हम जैसे लोगों को धर्म सिखाया और बहुत ही इफेक्टिवली सिखाया।